हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो हमने सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। किस भाग में? संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 उल्लेखित करता है कि। साथियों, इससे पूछा गया कि अनुच्छेद 52 है जो क्या उल्लेख करता है। अनुच्छेद 52 उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 है जो राष्ट्रपति से संबंधित है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता का प्रतीक होता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता का प्रतीक कौन होता है। तो राष्ट्रपति है जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। साथियों, राष्ट्रपति होता है जो ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह सर्वोच्च सेना का कमांडर होता है, मतलब जो सेना होती है वो सर्वोच्च सेना का कमांडर भी होता है। और यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 उल्लेख करता है। साथियों, इस पूछा गया कि अनुच्छेद 54 क्या उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल नहीं होते। यहाँ पर नहीं है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। साथियों, जो मनोनीत सदस्य हैं वह निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो राज्यसभा और लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। बाकी जितने भी निर्वाचन सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा है जो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितनी? 35 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएँ हैं। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएँ हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता हैं। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, सही है। दूसरी है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। ठीक है। तीसरी है उसकी अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। मतलब जो राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा है वो 65 या 60 वर्ष है। नहीं, ये गलत है। अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, कितनी भी एज का व्यक्ति हो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, सी। वह पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी है जो गलत होगा कि उसकी अधिकतम सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए ना। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना,
मिनिमम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि उसकी अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव और अनुमोदन होना चाहिए। इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव जो उस और अनुमोदन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार है तो उसको 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए जमानत राशि जमा करनी होती है। तो जमानत राशि कहाँ जमा करनी होती है? तो जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। कहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि जमा करनी होती है। और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। कितने? 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इससे पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और यह बिहार से बिलोंग करते हैं और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इससे पूछा गया कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किन किन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बी और सी ऑप्शन सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इससे पूछा गया कि निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। साथियों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। कितने? 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसके ऑप्शन बी और सी सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। इससे पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। साथियों, यदि कभी पूछ लिया जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के तहत वीटो पावर का प्रयोग किया गया। इससे पूछा गया कि किस अधिनियम में वीटो पावर का प्रयोग किया गया था या किसके विरोध में वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। तो डाक संशोधन अधिनियम।
ठीक है। डाक संशोधन अधिनियम के तहत वीटो पावर का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, वीटो पावर का पहली बार प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था और ये डाक संशोधन अधिनियम के तहत किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इससे पूछा गया कि प्रथम बार वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, तो वीटो पावर का प्रयोग प्रथम बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। इससे पूछा गया कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति की वेतन राशि कितनी है। इससे पूछा गया कि वर्तमान में राष्ट्रपति की वेतन राशि है जो कितनी है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति की वेतन राशि 5 लाख रुपया प्रति माह है। कितनी है? 5 लाख रुपया प्रति माह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। इससे पूछा गया कि जो राष्ट्रपति है यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर है जो महाभियोग का प्रस्ताव है जो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाया जाता है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाअभियोग है एक। इससे पूछा गया कि महाअभियोग एक कैसी प्रक्रिया है, तो महाअभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें